अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कितना भी चालाक क्यों ना हो आदमी, और मुल्ज़िम वो निशान छोड़ जाता है, और गलती करके फिर ऐसा बुरा हाल होता है उसे समझ नहीं आती। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मेरी वालिदा साहबा मुझे कहा करती थी, और हकीकत यही है। और आपको डाउट तो नहीं रह गया आप लोगों को, मरियम नवाज की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एतराफ़े जुर्म है। मैं क्या कह रहा हूं, एतराफ़े जुर्म है कि अच्छा चले, मैं कुछ मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं वो भी शेयर करूंगा। आज की उन्होंने बाकायदा चैनल का शुक्रिया अदा किया। कौन सा चैनल का जी? अच्छा, फैक्ट फोकस की बात कर रहे हैं, वो तो जाली साबित हो चुकी है। उसका शुक्रिया अदा कर रही हैं ये मरियम नवाज, और हर एक को पता है उनका इससे क्या ताल्लुक़ था, जंग या जियो का क्या ताल्लुक़ था इससे। चले, उससे पहले ज़रा थोड़ी सी मर्ची लगनी चाहिए हर एक को। आज जनाब जस्टिस रिटायर्ड साकिर निसार साहब के साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। 2-2.5 घंटे मैंने साथ गुजारे। उनके दोस्त हमारे साथ थे, अब्दुल्ला मलिक था, डॉक्टर सलमान काज़मी थे, और फिर हमारे और दो सहाफ़ी भी वहाँ आ गए थे। अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़े खुशगवार मूड में हुई बात। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि ना उन्होंने कोई ऐसी गलती की है, ना वो किसी का प्रेशर लिया है, ना कोई ताल्लुक़ इस बात का। और कमाल की बात है, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। वो तो आराम से घर बैठे हैं, वो कौन से मीडिया पे आकर डिस्कशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। और 8 घंटों के अंदर अंदर ही फैक्ट फोकस की वीडियो ऑडियो साबित होगी जाली है। फिर कोई तफसीली गुफ्तगू, हम उनका शुक्र अदा किया कि आपने, शुक्रगुजार थे हम उनके कि आपने जो सुओ मोटो नोटिस लिए, आपने बहुत लाइन डायरेक्शन तय की, लेकिन उसके बाद तसलसल नहीं रहा और उसका नुकसान पहुंचा। फिर हमें बड़ी यादें पुरानी थी, गरीब लोगों की जिस तरह मदद हुई, कोई 1,10,000 के करीब इंडिविजुअल लोगों के केसेस, फिर ह्यूमन राइट्स के, पब्लिक इंटरेस्ट के। और आपके सामने अभी हाल देख लें आप हॉस्पिटल्स की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस, प्राइवेट स्कूलों के फ़ीसों का स्ट्रक्चर देख लें आप। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में, वो आप सारा कुछ देख लें। बहरहाल बहुत सी गुफ्तगू हुई, लेकिन एक बात मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दूं, उन्होंने किसी जगह भी ये बात नहीं की है और कहा है आवाज़ है या नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा कि ये जालसाजी और फैब्रिकेशन है, फैब्रिकेटेड है, और उसका सबूत है कि उनकी जो तकरीब जो चलाई गई वो कुछ टेलीफोन पे तो है नहीं, और वो बाकायदा शमा ने वो चला दी। मैं अभी बैकग्राउंड पहले ज़रा वो दोबारा सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। और तस्वीरें मेरी आपने जैसे साकिब साहब के साथ जो मीटिंग रही वो बैकग्राउंड पे वो चल रही। Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक नहीं किया, और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। अच्छा, मरियम का जब जो बातें हैं ना, चलो पहले ज़रा जो चीज़ें ना उन्होंने कि जो कोई बातें उन्होंने करनी थी, क्या हुआ, किस तरह हुआ, और जो आज फिर जैसे शौकत सिद्दीकी का ख्याल आ गया, इरफान सिद्दीकी से ताल्लुक़ नहीं पता उनको, और पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनसे तंग था। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, जिस तरह वो बातें करते थे, एक एजेंडा लेके चल रहे थे। आज भी याद रखिएगा, इफ्तिखार चौधरी, यानी ये इन सब का गुरु एक है, इफ्तिखार चौधरी साहब का चीफ जस्टिस, जिन्होंने उनको लगाया था। और वही एजेंडा है। अवारी में जो लोग आकर प्लान उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आने वाले वक्त में बताएंगे आपको कि हमने क्या चीज़ें सारी कुछ सामने लेकर आनी है। उन्होंने फिर जनरल फैज़ का नाम लिया आज उन्होंने जनरल फैज़ को सामने रखते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पर और कहा जी जनरल फैज़ घर आए और कहा इलेक्शन से पहले ज़मानत नहीं लेनी। आप अंदाज़ा लगाएं, यानी, और मैं वो ट्वीट मेरा चल रहा है जिसमें आपको याद है मैंने कहा था कि 7 जुलाई 2018 को फैसला हुआ, इलेक्शन 25 जुलाई को थे। कौन सा फौजदारी केस है कि जिसके दिनों में ज़मानत सज़ा होने के बाद हो जाए। 17 जुलाई को वो गए थे अपना
साकिब निसार साहब, बड़ी तफसीली बात हुई उनके साथ। और हाँ, वो भी बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि जनाब इसकी एक्सटेंशन के हवाले से उनका कहा, उनके पास केसेस कई चल रहे थे, वो हम भी गवाह हैं इस बात के कि जो अपनी जुरिसडिक्शन ये बात हो रही है, सरदार राणा शमीम की बात हो रही है, राणा शमीम के तो रिमार्क्स ऐसे दिए थे कि अपनी जुरिसडिक्शन एक्सटेंड कर रही हैं। इसका उन्होंने गिला किया था अपनी बीवी की फौतीदगी के फ़ोन के ऊपर कि आपकी वजह से मेरी एक्सटेंशन रुक गई। और हम ये भी गवर्नमेंट से सवाल करते हैं कि राणा शमीम की जो ट्रांसफ़र और वो चीफ जस्टिस और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट थी, उसमें उन्हें पेंशन कैसे मिल सकती है? पेंशन नहीं मिल सकती, कॉन्ट्रैक्टर पोस्ट में पेंशन कोई नहीं होती। फिर गवर्नमेंट सिंध के हवाले से डिटेलें सारी मांग रहे हैं कि आप तफसीलात लेकर आएँ, और वो आपने इतने 29 लाख रुपए कैसे दे रहे हैं। चलें, ये सारे रात चलते चलते बात हो गई है तो आप तक बताने के हवाले से। और शौकत सिद्दीकी ने जो तकरीर की थी और वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी, कोड ऑफ कंडक्ट बैकग्राउंड पे आपके सामने दोबारा आज मैं चला दूंगा। और उसमें कई सवाल हैं कि जैसे काजी फाइज साहब ने जो बातें की हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है, मुझसे अगर पूछती हैं तो वायलेशन है। और वो कई उसको कहते हैं कि जनाब जज हैं, जज कहाँ से आ गए जनाब ये शौकत सिद्दीकी साहब? शौकत सिद्दीकी को रिमूव किया गया है, इनको तो पेंशन भी नहीं मिलने यहाँ। वो फिर मुख्तलिफ दरख्वास्तें देते रहते हैं अपने आप को, यानी वो सियासी एजेंडा लेकर चल रहे हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं। कोई रफ़ीक ताड़र, सईद-उज़्ज़मान सिद्दीकी, और आपको आप समझ आना चाहिए ना खलीलुर्रहमान ख़ान कि उन्हें वो फ़ायदे मिल सके ना, कल वो आएँ कोई पोस्ट मिल सके उनको, ठीक है ना जी, और उसका कोई एडवांटेज चला सकें। फिर आपको पता है अरशद मलिक के हवाले से फिर उन्हें याद आ जाता है, ठीक है ना जी। और अरशद मलिक ने नैब के मुकदमे में सज़ा दी। बीबी आप भूल जाती हैं, पहले बशीर ने सज़ा दी थी एवन फील्ड में, और एवन फील्ड का केस चल रहा है यहाँ पर। अल अजीजिया में बशीर ने दी सज़ा, अरशद मलिक ने सज़ा दी थी, और अरशद मलिक के पास केस आपने ट्रांसफ़र किया था। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको इस बात को, आए जवाब दे। ख्वाजा आरिफ साहब को ले गए हम सब दोस्त, पूछे उनसे केस क्यों ट्रांसफ़र कराया था अरशद मलिक के पास? जवाब है उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो सच है वो सच को साइड पे रखते हैं, लेकिन ये सच है, ठीक है ना जी। और अब मैं आपको आगे लेने से कबल मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बता देता हूँ। आगे मैं आपके सामने वो चीज़ें भी रखूँगा। फ़ोरेंसिक करा लिया गया पाकिस्तान से भी उस ऑडियो को, ऑडियो जाली है, और मैं क्यों जाली है मैं आपको यहाँ पाकिस्तानी निज़ाम से भी मैं साबित करूँगा आपको, या बैरूनी दुनिया के हवाले से। इंग्लैंड से भी फ़ोरेंसिक करा लिया गया, रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो उस रिपोर्ट के मुताबिक है कि वो जोड़ के लगाई गई है, आवाज़ें बदली गई हैं, और वो बड़ी तफसील से। मैं अभी एक वीडियो में आपके साथ पहले मैं चला देता हूँ, पहले मैं आपके साथ वो वीडियो चला देता हूँ, उसमें समझिएगा आवाज़ कैसे डब करनी है। लफ्ज़ लिख दें आप खाली लफ्ज़ लिख दें तो वही आवाज़ निकल जाएगी। आपके चेहरे में मुंह में अल्फाज डालने हो वो डाल दिए जाएंगे। और उसमें मैं नवाज शरीफ की पूरी वीडियो आपके सामने मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपके लिए वो सॉफ्टवेयर डीप फेक ऑडियो या डीप फेक वीडियो आज भी लिखें आप। मैं 3-4 मैंने दोस्तों अपने टीम को भेजी हैं, उनमें से एक वो चला देंगे, उसमें से आपको समझ आ जाएगा। ज़रा अंग्रेज़ी में या माजरत चाहूँगा उर्दू में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन वो आप ज़रा सुन लें, आपको समझ आ जाएगा कि ये डीप फेक ये वीडियो बनती कैसे है। आवाज़ भी वही आ जाती है, हर चीज़ आपकी, एवरीथिंग जो मर्जी कर लें आप, और ये डीप फेक वीडियो से एडिट हुई है। आप ज़रा पहले वो देख लें। We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Deepfakes, or realistic-looking fake videos and audio, gained popularity as a means of adding famous actresses into porn scenes. Despite bans on major websites, they remain easy to make and find. They're named for the deep learning artificial intelligence algorithms that make them possible. Input real audio or video of a specific person, the more the better, and the software tries to recognize patterns in speech and movement. Introduce a new element like someone else's face or voice, and a deepfake is born. It's actually extremely easy to make one of these things. There were just some breakthroughs from academic researchers who
work with this particular kind of machine learning in the past few weeks, which would drastically reduce the amount of video you need actually to create one of these. Programs like FakeApp, the most popular and widely available for making deep fakes, need dozens of hours of human assistance to create a video that looks like this rather than this. In August, researchers at Carnegie Mellon revealed software that accurately rendered not just facial features, but changing weather patterns and flowers in bloom. This advance is not yet available to the public. But with increasing capability comes increasing concern. You know, this is kind of fake news on steroids, potentially. We do not know of a case yet where someone has tried to use this to perpetrate a kind of fraud or an information warfare campaign, or for that matter, to really damage someone's reputation. But it's the danger that everyone is really afraid of. In a world where fakes are easy to create, authenticity also becomes easier to deny. People caught doing genuinely objectionable things could claim evidence against them is bogus. Fake videos can also be difficult to detect, though researchers around the world and at the US Department of Defense have said they're working on ways to counter them. Deep fakes do, however, have some positive uses. Take Cereproc, a firm that creates digital voices for people who lose theirs from disease. Speech synthesis is the artificial production of human speech. There are also applications that could be considered either good or bad, like the many, many deepfakes that exist solely to turn as many movies as possible into Nicolas Cage movies. ज़रा कोशिश की लंबी थी, लेकिन आप देखनी बड़ी ज़रूरी थी आपके लिए, आपको ताकि समझ आ सके। अगली बात है, और वो बात करती है मेरे दिल में अदलिया का एहतराम है। कहाँ एहतराम किया बीबी आपने? क्यों झूठ बोलती हैं कौम के साथ? 3 लोगों को सजा हुई तौहीन अदालत में, जब 5 जजेस का लफ्ज इस्तेमाल, कौन सा एहतराम है आपके पास? आप लोगों को तो शर्म ही नहीं आती है। नाम गिनाऊं आपको मैं? दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, तीनों को तौहीन अदालत में सजा हुई और सीटें छोई हैं इन्होंने। क्यों भूल जाती हैं आप ये बात को? क्यों कौम को गुमराह कर रही हैं? कौम अब गुमराह नहीं होने वाली आपकी, ठीक है जी। और फिर जनरल फैज जैसा शख्स इदारे की आड़ में छुपता है तो इदारे को बदनाम करता है। और जैसे साकिब निसार के बारे में शर्म नहीं आती इनको, ऐसे लोगों के मुंह में छाले भी नहीं पड़ते। और अरे झूठ कितना बोलेंगे? आखिरत का भी एक हिसाब होना है आपके साथ बीबी, आपके वालिद साहब के साथ भी एहतसाब होना है, और आप बच नहीं सकेंगी। बहरहाल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा थी, और झूठ के पलंदे में कुछ चीज़ें तो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अभी मैंने आपके सामने एक रख दी है। मैंने आपको वो डीफेक वीडियो के हवाले से भी बता दिया है, और मैं आगे चलता चलूँ। नोटरी का एक बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ, एक नोटरी का, उसमें लिखा है कि कैसे फेक वीडियोज़ और सारी, यानी यार ये इंग्लैंड में दस्तयाब हैं, उसको फॉरेंसिक करने के हवाले से। कोई इतना महंगा काम नहीं, बड़ा सस्ता काम है। ज़रा वो भी ज़रा आपकी समझ के लिए मैं चला रहा हूँ, ज़रा ताकि आपको समझ आ सके। और आप ये देखिए, अभी मैं जो चॉइस हैं लंदन में, और उन्होंने बहुत सी खूबसूरत बातें आपके सामने कही हैं, सच क्या है। फिर उन्होंने फॉरेंसिक के हवाले से एक बड़ी तहकीकी जो वीडियो की है, ज़रा मैं आपके सामने वो चला दूँ पहले। जी अज़हर सिद्दीक साहब, मैं यहाँ पे आपका जो विज़न है, जो आप चीज़ों को ऑन टाइम परख लेते हैं, उसकी दाद भी देना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ अपनी जो सादी और मासूम आवाम है कि अज़हर सिद्दीक साहब ने इस चीज़ को अपनी पहली 2-3 वीडियो में भी ये भांप लिया था, और आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि नून लीग और नवाज शरीफ का असल एजेंडा है क्या। बेसिकली ये जो मरीम नवाज शरीफ का केस है, उसके ऊपर असरअंदाज होने के और उसको डिलेइंग टैक्टिक्स जिसको हम कहते हैं, ये तमाम हरबे जो हैं उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बहुत सारे जो एलिमेंट हैं वो यूके से जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उसके कुछ सबूत भी हमारे हाथ लगे हैं। और मैं अज़हर सिद्दीक साहब के विज़न को ही आगे बढ़ाते हुए ये अपनी सादा लो आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सबूत के ऊपर चलती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप कॉमन सेंस कहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप सबूत पे जाएंगे कि नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है उनके पास सबूत तो कोई है नहीं, तो आप कॉमन सेंस पे चले जाएं कि जो लोग आए दिन एक नई वीडियो, एक नई ऑडियो, एक नई एफिडेविट जो है लेके आ रहे हैं,
वो आपको रसीदें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी आपको शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के घर के बाहर जाके ये चीज़ एनालिसिस करके बताए कि अगर एक भाई के पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो दूसरे भाई के पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद क्यों नहीं हैं, हालांकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अरबों में है और यहाँ पे हर चीज़ लीगल और रिकॉर्ड में होती है। चलें इस बात को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आज मैंने एक फोरेंसिक ऑडियो जो फर्म है उसको फ़ोन किया और उनसे मैंने कुछ चीज़ें दरियाफ़्त की कि मैं एक अपनी ऑडियो जो है मेरे ख़िलाफ़ जो आई है, मैं कहीं स्पीचेस करता था, उसमें से डिफरेंट स्पीचेस के अंदर से वर्ड लेके एक ऑडियो बनाई गई है, तो मैं उसका फोरेंसिक कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको तकरीबन जो है इसकी चार्जेस उन्होंने बताया तकरीबन 100-150 पाउंड के बीच में पर आवर वो जो उसको असेस करेंगे। अब वो उसके कितना टाइम लगता है, इट्स डिपेंडिंग ऑन देम। तो अब वहाँ पर मैंने जब उनको बताया कि जी मैं सिर्फ आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर कोई ऐसी ऑडियो जिसको डिफरेंट ऑडियो से मिला के बनाया हो, उसके साथ छेड़खानी की हो, अगर ऐसी 1 मिनट या 1.5 मिनट की ऑडियो को एक फ़ोन में इकट्ठा किया जाए और उसके बाद एक शख्स को वहाँ पर बैठा कर उसको जो ऐसे बात कराई जाए जैसे वो फ़ोन कॉल पे बात कर रहा है, जबकि तीसरा फ़ोन जो है उसके ऊपर इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो क्या उसमें किसी किस्म की इंटरप्शन या उसमें कोई दखल वगैरह नज़र आएगा या पता लगेगा कि ये ऑडियो जो है वो फैब्रिकेटेड है कि नहीं, या इसके अंदर कोई जो है छेड़खानी की गई है? तो उन्होंने बताया कि ऐसा मुमकिन है कि आप थर्ड फ़ोन के अंदर अगर आप वो रिकॉर्डिंग जो पहले फ़ोन में आपने छेड़खानी की है और फिर आप दूसरे बंदे की वॉइस के साथ थर्ड फ़ोन में अगर उसको कंपाइल करते हैं तो वो आप फोरेंसिक कराते हैं, तो उसमें तो ये बताया जाएगा कि इस ऑडियो के अंदर किसी किस्म की छेड़खानी नहीं की गई है। लेकिन जब डिटेल में जाया जाएगा, वॉइस का जो एनालिसिस किया जाएगा और बाकी चीज़ों को देखा जाएगा, तो फिर आपको पता लग सकता है। तो ये जो रिपोर्ट आपके सामने आई है, ये इस तरह भी तो आ सकती है, आपको इस तरह भी तो आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। और दूसरी जो बात है वो वही अज़हर सिद्दीक साहब वाली बात है कि यहाँ पे टाइम टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है मरीम नवाज शरीफ के केस को किसी न किसी तरीके से प्रलॉन्ग किया जाए और एक और वीडियो को मार्केट में लाने की बाज़गश जो है वो सुनी जा सकती है। एक टीवी चैनल ने नासिर भट्ट साहब और उनके साथ जो एक दुनिया न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं उनकी एक कन्वर्सेशन चलाई जिसमें नासिर भट्ट कह रहे हैं कि अब अदालतों को हमने 3 सबूत और सच्चाई भरे सबूत दे दिए हैं, अब अदालतों पर इनको फ़ैसला कर देना चाहिए, वरना जो चौथी चीज़ आएगी वो तबाही मचा देगी, वो एक ऐसा तहलका मचा देगी कि जिसके बाद नवाज शरीफ के ऊपर उनको जेल में डालना या उनके ऊपर केस बना के रखना किसी भी गवर्नमेंट के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, किसी ने कहा था कि जेड़े इत्थे भैड़े और वलायत भी भैड़े। बात यह है कि अगर आपकी पहली वीडियो सच्ची नहीं निकली, आपकी दूसरी वीडियो सच्ची नहीं निकली, आपकी तीसरी ऑडियो सच्ची नहीं निकली, आपका एफिडेविट सच्चा नहीं निकला, तो जो सच्ची चीज़ थी आपको वो पहले पेश करनी चाहिए थी ना। अब चौथी जगह पे जाके आप उसको पेश करेंगे, तो अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो आप चौथी चीज़ लेके आएंगे या 5वीं लेके आएंगे, छठी लेके आएंगे। अवाम को पता लग गया है कि आपके पास कहने को बताने को कुछ नहीं है। अगर कोई चीज़ है जो नवाज शरीफ को बचा सकती है, उनको वापस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ला सकती है, तो वो एवनफील्ड हाउस की रसीदें हैं। यही मुझे कहना था। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने अमजद चौधरी साहब की गुफ्तगू सारी सुन ली है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कब तक बेवकूफ़ बनाना है। आपके पास कोई जवाब नहीं है। अभी भी सज़ा एवन फील्ड में हुई, वो बैकग्राउंड पे चल रही होगी। अमजद चौधरी साहब की वीडियो में मैंने कोशिश किया कि बैकग्राउंड पे वो मैं चला दूँ। एवन फील्ड में सज़ा पहले पनामा में जो नायली हुई आर्टिकल 62-63 के हवाले से, सिर्फ 62(1)(f) में आपके साथ बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। वो भी आपके साथ बैकग्राउंड पे चल चुका है, वहाँ से समझ सकते हैं। फिर एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया में जो सज़ाएँ हुई वो मैं दोबारा बैकग्राउंड पे मैं कोशिश करता हूँ अब तक वहाँ प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले जो है ना, मरीम नवाज़ का मैंने आपको एक क्लिप चलाया था कि जो इश्तिहार रोकने के वाले से। आज देखता हूँ कौन अदलिया, कौन सहाफ़त की आज़ादी की बात करते हैं, कौन यानी बंदा अगर इकरार कर रहा है इसका मतलब है आप मान चुके हैं ना, तो आपने बहुत से ऐसे काम किए हुए हैं, सारा कुछ मानेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब आप सड़कों पे जलील हो रहे होंगे। ज़रा इकरार सुन लीजिएगा मरीम नवाज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतना मैं इकरार सुनाना चाहता हूँ। और आपकी जो ऑडियो इस पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और उसमें
3-4 चैनल का आप कह रही हैं, वो आप किस ओहदे पे नहीं होता, किस हैसियत पे आप वो उनको इश्तिहारात ना देने के कमाते हैं? देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है, लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फ़लाँ तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहें, उसके ऊपर मैं बहुत लंबी बातचीत भी कर सकती हूँ, लेकिन जी आपने मरीम नवाज़ का इकरार सुन लिया उनकी इस वीडियो के अंदर, और अभी तक तो तूफ़ान आ जाना चाहिए था। हामिद मीर कहाँ गया, आसमा जहांगीर का, अब सॉरी आसमा शराजी कहाँ गई, गरीदा फ़रूकी कहाँ गई, सना बुच्चा कहाँ गई, नसीम ज़ारा कहाँ गई, ये सब लोग कहाँ हैं, नजम सेठी कहाँ गया, ठीक है, रज़ा रूमी कहाँ गया। उम्मीद है वो इसको कठेरे पे लाएंगे। मरीम नवाज़ को इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।